Hello guys, in this video we are going to see GS4 topper copy of Aditya Agarwal sir. इनका AIR 9 आया था एंड 2024 में आया था। तो ये जो टॉपर कॉपी है, ये जो बुकलेट है, इन्होंने इसे अपने मेंस के एग्जाम के बहुत पास में लिखा है, राइट? कुछ दिनों पहले ही लिखा है एंड इसीलिए ये वाली जो टॉपर कॉपी है हमें बता पाएगी कि एक AIR 9 कैसे एथिक्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करता है। इसी के साथ-साथ इन्होंने ना 3 इंटरव्यूज़ दिए बैक टू बैक। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि बेयर मिनिमम लेवल ऑफ आंसर राइटिंग क्या होना चाहिए एथिक्स में, राइट? ताकि हम उस लेवल तक तो पहुँचे ताकि इंटरव्यू कॉल तो आए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ रॉन्ग टू अस्यूम दैट एथिकल डिसीजंस आर, कैन और शुड बी प्योरली रैशनल और एंड प्रिंसिपल्ड। ह्यूमन फीलिंग्स आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर एथिकल लाइफ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आगे भी पढ़ लेते हैं। इन व्हाट वे डू फीलिंग्स इम्पैक्ट आवर एथिकल डिसीजन? इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैसे एथिकल डिसीजंस जो होते हैं, वो फैक्ट के बेसिस पे या लॉजिक के बेसिस पे नहीं होते। उनमें एक इमोशनल क्वोशिएंट भी होता है, राइट? और यहाँ पे ये कह रहे हैं, ऐसे ही ये जो फीलिंग्स हैं, कैसे हमारे एथिकल डिसीजंस को इम्पैक्ट करती हैं, ये बताओ एग्ज़ाम्पल्स के साथ। इलस्ट्रेट विद एग्ज़ाम्पल्स। Human feelings such as love, hatred, and kindness, desires, and other emotions form an integral part of human life. Simple intro. They influence ethical decision in the following way. Okay. क्या है वो? They guide our inner conscience to take any decision. मतलब वो हमारी inner conscience को guide करते हैं, जैसे कि feeling of love for all made गांधी जी adopt non-violence. फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है, they provide us with direction where ethical dilemmas occur, जैसे कि choosing between animal rights and vaccine development. फिर इसके बाद लिखा है कि they provide basis for ethical action, जैसे कि actions based on hatred are usually unethical, कि बेसिकली अगर मेरे अंदर राइट इमोशंस हैं, तो वो राइट इमोशंस हमेशा राइट एथिकल एक्शंस के लिए मुझे गाइड करेंगे। जैसे कि अगर मेरे अंदर अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर ये हेट्रेड है, मतलब मेरे अंदर अगर हेट्रेड नहीं है, तो मैं कभी भी किसी के खिलाफ कुछ बोलूँगा नहीं, मतलब कुछ हेट स्पीच नहीं दूँगा, तो ऑटोमैटिकली मेरे जो एक्शंस होंगे, वो एथिकल हो जाएँगे। They form the moral decision of society. Example, a society that values selfless feeling would adopt similar action. ठीक है। यहाँ पे लिखा है ethical actions are not always rational and principled. अब यहाँ पे सर दूसरी डायमेंशन बता रहे हैं कैसे? They are influenced by what? They are influenced by feeling of a person. ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टू गाइड एथिकैलिटी ऑफ आवर एक्शन आवर इमोशंस नीड्स टू बी इन चेक। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर ज़्यादा इमोशनल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अडॉप्शन ऑफ गुड इमोशंस क्या है? प्रैक्टिसिंग एम्पैथी, रीडिंग बुक्स, गोइंग आउट इन द फील्ड, मीटिंग अदर्स। Baba Amte's actions were guided based upon his feeling towards the leopards. यहाँ पे लिखा है therefore having strong emotional intelligence can guide us to adopt ethical actions लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फीलिंग्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इमोशनली एक्ट नहीं करना, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एक्ट। यहाँ पे पहला जो एस्पेक्ट है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स मैनेजमेंट? एथिक्स मैनेजमेंट क्या होती है? कैन पब्लिक ऑफिशियल मैनेज एथिक्स इन वर्कप्लेस इन अ मैनर सिमिलर टू मैनेजिंग बजट पॉलिसीज एंड पीपल? ये कह रहे हैं कि क्या हम एथिक्स को मैनेज कर सकते हैं जैसे कि हम बजट को, पॉलिसीज को और लोगों को मैनेज करते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। Do you think adopting code of ethics and code of conduct are sufficient enough for managing ethics at workplace? तो ये कह रहे हैं कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स बना दिया तो क्या इससे हो जाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसको एनफोर्स भी करना पड़ेगा, पहली चीज। फिर उसके बाद वर्क कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना? तीसरी चीज कि जो अगर ये गिरता है, मतलब अगर कोई ब्रेक करता है तो उसके लिए क्या रिवॉर्ड्स हैं, मतलब क्या पनिशमेंट्स हैं, वो भी उस पे भी इम्पैक्ट करेगा। क्या रिवॉर्ड्स हैं, है ना? फॉर फॉलोइंग द एथिकल कोड, उस पे भी ये इम्पैक्ट करेगा, है ना? तो ये सारी चीजें। अब सबसे पहले पहला एस्पेक्ट था एथिक्स मैनेजमेंट के बारे में। इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ एक्शंस एंड बिहेवियर इन सच अ वे दैट द डिसीजंस अराइजिंग आउट ऑफ इट आर एथिकल। यहाँ पे लिखा है, सेकंड एस्पेक्ट आ गई। पब्लिक ऑफिशियल्स कैन मैनेज एथिक्स एट वर्क प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। क्या है? कंस्ट्रक्टिंग अ कोड ऑफ एथिक्स
एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉइज। इसकी फिर एनफोर्समेंट करो और पनिशमेंट होनी चाहिए फॉर नॉट फॉलोइंग इट। फिर इसके बाद लिखा है स्टेक होल्डर अप्रोच को फॉलो करो ताकि हम अंडरस्टैंडिंग दी वर्क कल्चर ऑफ एम्प्लॉय देख रहे हो ना कि ये जो मैंने बोला था कि एनफोर्स करना रिवॉर्ड्स पनिशमेंट वो सारी सेम चीजें। इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स होने चाहिए फॉर गुड एथिकल कंडक्ट एंड परसुएशन होनी चाहिए बाय लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल। A manager following code of conduct honestly serves as an inspiration for the team। यहाँ पे ये लिखा है अगला अगला था कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स बना देना काफ़ी है? तो यहाँ पे लिखा है कि कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट इस इन मामलों में हेल्प करते हैं। क्या है? गाइडिंग द एक्शन, फियर ऑफ पनिशमेंट होगा और एक स्टैंडर्डाइजेशन कर देता है एथिकल कंडक्ट की। लेकिन हाउएवर दे आर एक्सटर्नली इन्फोर्स्ड, है ना? एक्सटर्नली एक पर्सन पे इन्फोर्स करते हैं। नीड क्या है? कि इंटरनल चेंज भी होना चाहिए। तो इंटरनल चेंज कैसे होगा? इंटरनल चेंजेस फॉर एथिकल अप्रोच बाय, यहाँ पे लिखा है गाइडिंग बाय एग्जांपल, उनको एक रोल मॉडल देना और अपीलिंग टू द साइकी ऑफ एम्प्लॉय। इसको कहते हैं, इसको लिख सकते हैं अपील ऑफ हार्ट कह लो। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैनेजिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अपीलिंग टू द रीजन, कि मतलब आप उसके हेड को कॉग्निटिव, उसके अफेक्टिव मतलब उसके इमोशनली उसको करो और उसके बिहेवियर को कॉल आउट करो कि ये बिहेवियर गलत है कि नहीं, तब जाके एटीट्यूड चेंज होगा। Therefore, a comprehensive inner and outer change is necessary, and following the be the change you wish to see in the world quote by गांधी जी can help। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि while traditional ethics has focused on, okay, something, okay, अब ठीक है। While traditional ethics has focused on the notion of justice, fair allocation and obligations। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल एथिक्स बोलता है कि जस्टिस होनी चाहिए, फेयर एलोकेशन होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। एथिक्स ऑफ केयर emphasize on maintaining connectedness and promoting care। Which of the above two ethical perspective is more suitable for guiding ethical decision making in context of public services? A mix of both, है ना? मिक्स ऑफ बोथ होना चाहिए कि ट्रेडिशनल एथिक्स भी चाहिए ही चाहिए और हमको जो केयर एथिक्स है वो भी चाहिए, तभी तो सर्विस डिलीवरी में कंपैशन आएगा। तो ट्रेडिशनल एथिक्स refers to following the idea of justice, fair distribution of resources and obligation to guide actions। Ethics of care is more personal approach where empathy and compassion values guide the behavior, focusing on connectedness and care promotion। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ट्रेडिशनल एथिक्स फॉर गाइडिंग डिसीजन मेकिंग। तो ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल एथिक्स कहाँ पे लग सकते हैं? प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द वल्नरेबल सेक्शन, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के लिए और एक इंडिविजुअल अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे, जिसको कि मानव धर्म कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एथिक्स ऑफ केयर में अच्छा क्या है? डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एम्फेसिस होगी सर्विस पे, एम्फेसिस ओवर एम्फेसिस ऑन सर्विस ओवर रूल्स, कि रूल्स एंड नहीं है, रूल्स मीन्स है सर्विस करने के लिए, सर्विस एंड है। यहाँ पे रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आएगा, फिर उससे इनोवेशन भी आएगी। यहाँ पे लिखा है कि आउटकम फोकस्ड होगा रेदर देन द प्रोसेस। ठीक है। While traditional ethics follow Weberian approach for a civil servant, the ethics of care is more personal। ठीक है। एथिक्स ऑफ केयर इज सुटेबल बिकॉज हो गया, बिकॉज इट लीड्स टू पॉजिटिव चेंजेस, ज्यादा रिजिड नहीं है एंड इसी के साथ साथ इट हेल्प्स टू टेक रैशनल डिसीजन। हाउएवर नीड इज ऑल्सो टू फॉलो ट्रेडिशनल एथिक्स एज दे फॉर्म द कोर, जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस, फिर उसके बाद इक्विटी, लिबर्टी, ये सारी चीजें ट्रेडिशनल एथिक्स से आती है। देयरफॉर ट्रेडिशनल एथिक्स प्लस केयर एथिक्स इज द करेक्ट अप्रोच। देयर इज अ नीड टू अमालगमेट the two and a coherent approach to decision making is required। खत्म। यहाँ पे लिखा है व्हाट डज द टर्म क्वालिटी मीन इन सर्विस डिलीवरी, ये हमारी पहली हो गई। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस क्वालिटी, ये दूसरा हो गया। एंड इंडिकेट वेज एंड मीन्स ऑफ इंश्योरिंग टोटल क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिव, कि उसके लिए वेज एंड मीन्स क्या होंगे वो आपको बताओ। तो यहाँ पे लिखा है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी refers to providing adequate levels of service on time and also provisions for grievance redressal in case of any shortcoming। तो कंपोनेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी क्या होगी? ऑन टाइम सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, एक लेवल के ऊपर एक लेवल की सर्विस होनी चाहिए
अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी उस सर्विस की होनी चाहिए। अब इसको पाने करने के वेज एंड मीन्स क्या है? पहला है कि आप सिटीजन चार्टर को लेकर आओ। प्रोसेस जो है सर्विस डिलीवरी की उसको री-इंजीनियर करो, उसको अच्छा बनाओ। इसी के साथ-साथ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करो। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए किसकी? जो सर्विस डिलीवर करेंगे एम्प्लॉइज़ की, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन तो करें। Quality service delivery is an important part of civil services and needs an efficient and technological approach. आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है इन कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस व्हाट डज पब्लिक सर्विस एटीट्यूड मीन? तो ये मेरी पहली डिमांड हो गई। डिस्कस द एटीट्यूड बेसिस नहीं है, बायसेस दैट अफेक्ट अ पब्लिक सर्वेंट इन द फील्ड ऑन द फील्ड सर्वेंट्स ऑन फील्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये दूसरा हो गया, डिसीजन मेकिंग में कैसे बायसेस आ सकती हैं, और फिर क्या होगा भाई, बायस आ गई तो उसको हटाना है ना। तो हाउ कैन अ पब्लिक सर्वेंट ओवरकम सच एटीट्यूड बायसेस? तो ये थर्ड हो गया। एटीट्यूड क्या होता है? इट रेफर्स टू प्रेफरेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। पब्लिक सर्विस एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक बिहेवियर जो कि सिविल सर्वेंट जो है रखता है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एंड द डिसीजंस एंड एक्शंस टुवर्ड्स इट। कि मतलब समाज में आने जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरफ सिविल सर्वेंट का बिहेवियर क्या है, और उसके लिए वो जो डिसीजंस और एक्शंस लेगा उसी को हम कहते हैं पब्लिक सर्विस एटीट्यूड। एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ लोगों की प्लाइट है, ठीक है? जब डिजास्टर के बाद तो एक्शन क्या होगा पब्लिक सर्वेंट का? वो डिटरमाइन होगा बाय हिज एटीट्यूड। एक होगा कि डिजास्टर तो आते रहते हैं, है ना? तो ठीक है, कर लेंगे रेस्क्यू। एक होता है अरे हमारे सिटीजन है, तो जितनी कम जान-माल जितना जल्दी मैं एक्ट करूँगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि मैक्सिमम लोगों को हम सेफली निकाल सकते हैं। एटीट्यूड बायसेस कैन अफेक्ट अ सिविल सर्वेंट कैसे भाई? गाइड मतलब कैन अफेक्ट अ सिविल सर्वेंट फॉर एग्जांपल गाइड इन इमोरल डिसीजंस। फिर उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ वन ओवर अदर। एग्जांपल प्रेफरिंग प्लाइट ऑफ वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी ओवर द अदर। मान लो कि R1 R2 है, 2 रिलीजन के लोग हैं, और आपकी बायस ज़्यादा रिलीजन 1 की तरफ है। तो वो क्या है, बायस हो गई, तो वो इम्पार्शियल एटीट्यूड थोड़ी हुआ, सेक्युलर एटीट्यूड नहीं हुआ। इर्रेशनल एंड अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग होगी। कैसे? अगर आपका एटीट्यूड ही मतलब ऐसे इम्पल्सिव है, तो आप बोलोगे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में 24 आवर्स में हर किसी का आधार कार्ड बन जाना चाहिए, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, इतनी ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है, है ना? तो ऐसी बातें करोगे। फिर यहाँ पे लिखा है अ सिविल सर्वेंट कैन ओवरकम सच बायसेस बाय अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, मेडिटेशन और योगा करके, जो कॉग्निटिव पार्ट है ऑफ द एप्टीट्यूड उसको इम्प्रूव करके। कैसे? बाय रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज। जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो इससे बायस चली जाएगी ना, कि टेम्पल एंड टॉयलेट कैन नॉट स्टे टुगेदर, वो वाला कि हमारे घर में मंदिर भी है, टॉयलेट भी होगी, है ना? टेम्पल एंड टॉयलेट वाली डाइकोटोमी वो चली जाएगी अगर मैं ऐसी मूवीज देखूंगा तो। फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट एंड उसी को गाइडिंग लाइट बनाना डिफिकल्ट सिचुएशन में। सिविल सर्विसेज की जो वैल्यू है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसको अडायर करना। Attitude of a civil servant guide their action. The bias could distort them. Remembering the values of integrity, objectivity can help. आगे चलते हैं। ये गांधी जी का कोट है, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ हिंदू, आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ ज्यू। व्हाट डिड महात्मा गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? सर्वधर्म समभाव। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि some philosophers have argued that religion is harmful to moral life, whereas others have claimed that it is necessary. ठीक है, तो किसने हार्मफुल बोला है? तो हम मार्क्स का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, और नेसेसरी में हम कह लेंगे कि दरखाइम करके एक फिलोसोफर था, उसने कहा है। गांधी जी ने खुद कहा है, तो गांधी जी का एग्ज़ाम्पल ले लेना। और यहाँ पे लिखा है कि भाई अपनी पोज़ीशन भी बता देना, इतने में गुम मत हो जाना। तो क्वेश्चन के टोटल कितने एस्पेक्ट हो गए? 3 एस्पेक्ट हो गए। रिलिजन इज़ गुड, रिलिजन इज़ बैड, ठीक है? उसको वी आर बैड रिलिजन। फिर उसके बाद हम लिख लेंगे माय पर्सपेक्टिव, एमपी। तो यहाँ पे देखते क्या लिखा है। रिलीजन रेफर्स टू प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस दैट आर फॉलोड टू ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर फेथ। ठीक है। मोरालिटी क्या होती है? फॉलोइंग द राइट एक्शंस बाय एन इंडिविजुअल, तो उसको मोरालिटी कहते हैं। सम फिलोसोफर्स हैव आर्ग्यूड दैट रिलीजन इज हार्मफुल टू मॉरल लाइफ। क्यों? क्योंकि इसका डॉगमेटिक नेचर होता है। इन द सेम वे ये डॉगमास को प्रेफर करती है ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी। कि मतलब ये थोड़ा मतलब डॉगमेटिक कह लो या कट्टर एटीट्यूड होता है रिलीजन का, ऐसा बोल रहा है।
फिर उसके बाद लिखा है कि ज़्यादा जो ध्यान है वो रिचुअल की ऑब्जर्वेशन पर है रादर देन इनर चेंज, कि मतलब कर्म कांड पे ज़्यादा ध्यान है रादर देन सेल्फ सैक्रिफाइस, कि मतलब इनर चेंज करने के लिए कुछ त्याग करना होता है। जैसे कि मान लो आप फास्टिंग करोगे तो उससे इनर चेंज आएगा ना, तो उस पे ध्यान कम है, इन पे इन पे ज़्यादा ध्यान है रिचुअल्स पे। फीलिंग ऑफ अस वर्सेस देम लेकर आती है कि रिलीजन के बेसिस पे लोग डिवाइड हो जाते हैं कि हम और वो वाली फीलिंग होती है कि हम ये हैं, वो अलग है हमसे, है ना? हम उनमें नहीं है, वो वाली बात। चलो, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि ये नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि ये फेथ इंसान को देती है। मतलब ये इंसान को उम्मीद देती है, वो रास्ता देती है डिफिकल्ट टाइम्स में। इसी के साथ-साथ ये हमको वैल्यू देती है लव की एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल, जैसे कि सर्वधर्म समभाव दे सकते हैं। इसी के साथ-साथ एम्फसिस ऑन चेंज ऑन इनर मोस्ट सेल्फ, ये भी ठीक है, बुद्धिज्म का एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते थे। प्रोवाइड पाथ फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड एलिवेट्स द एंग्जायटी, है ना? जैसे कि भजन एंड कीर्तन, है ना? चलिए, गांधी जी कॉल्ड हिमसेल्फ टू बी इन ऑल रिलीजन बिकॉज़ वो कहते हैं कि ऐसा क्यों? गांधी जी ने क्यों कहा कि वो हर धर्म के हैं? क्योंकि ही बिलीव्स इन कि मतलब हर रिलीजन जो है वो अच्छी है, गुडनेस ऑफ ऑल रिलीजन। हर रिलीजन जो है वो टॉलरेंस को प्रमोट करती है। डिफरेंट पाथ्स है लेकिन सेम गोल है, जो कि है एटर्नल ब्लिस। ठीक है। माय पोज़ीशन क्या है? रिलीजन हेल्प अस टू गाइड द पाथ ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड अस गुड वैल्यूज, बट क्वेश्चनिंग एंड इंक्विजिटिव माइंड अलोंग विद टॉलरेंस इज नीडेड टू ओवरकम डॉगमास ऑफ रिलीजन। तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लास्ट में कंक्लूजन में, रिलीजन हेल्प अस टेक मॉरल डिसीजन एज लॉन्ग एज दे डू नॉट बिकम moral immoral in themselves. The guide they guide the path but must not become the path, कि रिलीजियस मॉरल्स जो हैं वो रास्ते बन सकते हैं, लेकिन वो हमारी डेस्टिनेशन नहीं, कि जब तक वो मॉरल है अच्छे हैं। इसीलिए हमको हमारे पास ये होना चाहिए, क्वेश्चनिंग का एटीट्यूड एंड इंक्विजिटिव। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है देयर इज ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, नेमली टू यूज इट्स रिसोर्सेज एंड एंगेज इन एक्टिविटीज डिजाइन टू इंक्रीज प्रॉफिट। ये कह रहे हैं कि बिजनेस का एक ही काम होता है, प्रॉफिट। ये तो गलत हो गया है ना, बिजनेस का एक ही काम थोड़ी है प्रॉफिट, ये पहले होता था। अब तो बिजनेस की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस जो है क्या कहते हैं उसकी, मतलब बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट तो छोड़ ही दो, है ना? तो बिज़नेस की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। पहले वो शेयर होल्डर का सोचता था, अब वो स्टेक होल्डर का सोचे, है ना? पहले वो सिर्फ मनी के बारे में सोचता था, अब वो सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचे। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी हो गई, बिज़नेस की हो गई। Do you think corporations, by indulging in social responsibility, are compromising their core resource utilization and production responsibility by diverting resources into unproductive social endeavor? ये कह रहे हैं कि सीएसआर फालतू की चीजें कर रही है कॉर्पोरेट, ये नहीं करना चाहिए, है ना? इनका जो मेन काम है वो है प्रॉफिट जनरेट करना, और उसी पे इनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसमें आप काउंटर में आप लिखोगे कि भाई, अगर कोई कंपनी है जो कि सीएसआर अपने फंड्स के थ्रू लोगों का भला कर रही है, समाज का भला कर रही है, तो उससे उस कंपनी को क्या मिल रहा है? गुडविल मिल रही है, और गुडविल ऐड होती है कंपनी की वैल्यूएशन में। टाटा की जो वैल्यूएशन है पूरी, वो सिर्फ उसकी एसेट्स की वैल्यूएशन नहीं है, गुडविल की भी वैल्यूएशन। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या करा है, बिजनेस प्रिंसिपल्स की बात कर दी, आर बेस्ड अपॉन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट को कम करना, सेल्स को इंक्रीज करना और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना। यहाँ पे लिखा है कि द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस सच एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू कॉस्ट ऑन डेवलपिंग द सोसाइटी, गिविंग बैक द प्रॉफिट अर्न्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। These are necessary because a business forms a part of society and giving back to it is an ethical decision. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि businesses are the part of society and giving back to it is a ethical decision. यहाँ पे लिखा है कि stakeholder capitalism demands the inclusion of all the people in the business, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, एम्प्लॉइज हो एंड सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर स्टेक होल्डर वाला हमने भी लिखा था। इक्विटेबल रिसोर्स यूसेज होनी चाहिए
एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस आर इंक्रीज्ड। यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस प्रोफाइल एंड ब्रांड वैल्यू डिपेंड्स अपॉन हाउ दे आर परसीव्ड इन द सोसाइटी। The Tata Group is perceived as good and ethical, and their products are trusted due to their social responsibility. This has helped them to be a market leader over 100 years. Therefore, a business must not think of social responsibility as diverting resources to unproductive social endeavors, but a future investment into the foundation building of the company. बढ़िया। तो वही हमने भी कहा ना गुडविल के बारे में, तो वो शब्द हमने यूज कर लिया, सर ने उसको लिख दिया एक पैरा में। चलिए आगे चलते हैं। हम घर पे बैठे हैं ना, तो वो तो एग्जाम में लिख रहे हैं, तो इसीलिए याद रखना कि ऐसा नहीं है कि AIR 1 को बहुत आता है। इट इज जस्ट दैट कि वो 3 घंटे में वो बहुत ज्यादा सोच पाता है। इट इज अ गेम ऑफ थिंकिंग एंड देन राइटिंग। डू यू थिंक वैल्यू सच एज त्याग, सेवा, दान, दमा, जिसका मतलब सेल्फ कंट्रोल होता है, दामा, ओके, are espoused in that are espoused in traditional Indian wisdom have relevance in मॉडर्न डे लाइफ नहीं, मॉडर्न डे पब्लिक सर्वेंट, है ना? तो पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में क्या त्याग करना है? सेल्फ पर प्रिजर्वेशन का त्याग करना है। क्या किस चीज़ का त्याग करना है? जो इमोशनली आते हैं ना, एंगर का त्याग करना है, लस्ट का त्याग करना है, ग्रीड का त्याग करना है। सेवा, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो गई। फिर उसके बाद स्पिरिट ऑफ सर्विस हो गई, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। चैरिटी, मेरे सिविल सर्वेंट क्या चैरिटी करे? नहीं पता। सेल्फ कंट्रोल कब? जहाँ पे आप मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करना। फिर इसके बाद जो मेरे दिमाग में आता है, वो आता है कि आपके पास जो डिस्क्रिशन है ना? उसको लॉजिकली इस्तेमाल करना, है ना? डिस्क्रिशन जब होती है, डिस्क्रिशन मतलब ये होता है कि आपके पास शक्ति है, आप कुछ भी करो उस मोमेंट पे, है ना? तो वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल चाहिए। ये नहीं ना कि किसी ने कुछ किया तो पूरा ही उसको दबा दिया, प्रोपोर्शनल पनिशमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लगेगा कि आप ये वैल्यूज़ अभी भी रेलेवेंट है सिविल सर्वेंट के लिए या नहीं? ट्रेडिशनल इंडियन विज़डम विद इट्स वैल्यू ऑफ त्याग, सेवा, दान, दमा have been important over centuries and they provide and guide actions of an individual. मॉडर्न डे पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कैसे भाई? इनइक्वालिटी अमंग पीपल है, कम्युनल क्रैशेस हो जाते हैं, डिजास्टर एंड चेंजिंग वेदर लीडिंग टू हजार्ड्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड टॉलरेंस अमंग पीपल है, इंक्रीजिंग क्राइम रेट्स है। ठीक है। इतना कोई वो नहीं लगा, शायद यहाँ पे होगा कुछ। द ट्रेडिशनल इंडियन विजडम आर हेल्पफुल इन द फॉलोइंग। त्याग, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अपनी ग्रीड की, सेल्फिशनेस की और बैड थॉट्स की का त्याग करो और अडॉप्ट करो वैल्यूज ऑफ इंटीग्रिटी एंड एम्पैथी टू टेक राइट एक्शंस। बढ़िया। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू एंड अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू द मोस्ट क्वालिफाइड। ठीक है, वो बस एक एग्जांपल दे दिया। सेवा किसकी करनी है? सर्विस ऑफ द पीपल, अंडरस्टैंडिंग देयर ग्रीवियंसेस एंड टू टेक नेशंस एंड टू and to the nation for its growth and to humanity. ठीक है। Charity, to help the less fortunate and distribution of surplus. सिविल सर्वेंट्स का पूछा था, तो इसीलिए मेरे दिमाग में इसमें कुछ आया नहीं। तमा मतलब सेल्फ कंट्रोल किस चीज का? इमोशंस ऑफ एंगर, लस्ट एंड अदर ट्रेड्स। इट हेल्प्स इन फॉलोइंग एन ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल अप्रोच। A disaster event such as landslide requires a civil servant to renunciate laziness, serve the people affected। फिर उसके बाद लिखा है चैरिटी टू प्रोवाइड देम फूड एंड शेल्टर एंड सेल्फ कंट्रोल ओवर बैड इमोशंस। इंडियन वैल्यूज हैव बीन गाइडिंग लाइफ फॉर सिविल सर्वेंट्स फॉर एजेस। बढ़िया। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन conflict among interest and conflict among various sources of authority। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखते हैं ना, पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना? ऐसे करके लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट वर्सेस मान के चलो पर्सनल इंटरेस्ट। फिर इसके बाद हम लिख देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी वर्सेस कंसाइंस, कि कंसाइंस क्या कह रही है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखा है कन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। तो मेरे को इसमें ईडी, सीबीआई का दिमाग में आ रहा है। मेरे को इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, ये सब चीज़ें ऐसे दिमाग में आ रही हैं।
रेस्ट तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। या वेरियस 1 सेकंड, वेरियस सोर्सेज़ ऑफ अथॉरिटी हम कह सकते हैं कि किसी के पास रिलीजियस अथॉरिटी हो सकती है, जैसे ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए। किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो सकती है, किसी के पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो सकती है, किसी के पास करिस्मेटिक अथॉरिटी हो सकती है। जैसे हमारे मान लो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो वी सोशियोलॉजी के टर्म्स में मैं कह रहा हूँ कि उनके पास एक करिस्मेटिक अथॉरिटी भी है, उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है ना? तो ऐसे करके, है ना? तो वैसे करके जैसे कहते हैं ना कि उनका कैरिज़मा ऐसा है, तो उसको हम कहते हैं कैरिस्मेटिक अथॉरिटी कि उनके, है ना? कि मतलब उनकी बातें, उनके, वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। चलो वो भी नहीं लेना, तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेंगे किसी इन्फ्लुएंसर, कि कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसके पास एक करिस्मेटिक अथॉरिटी है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है, ऐसे करके। तो देखते हैं सर ने क्या लिखा है, मैं तो क्यूरियस हूँ बिकॉज़ इवन आई डोंट नो व्हाट टू राइट। कॉन्फ्लिक्ट अमंग इंटरेस्ट रेफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल ओवर सिमिलर थिंग्स, ठीक है? अब प्लॉट ऑफ लैंड है, तो उसमें लोगों के वेरिंग इंटरेस्ट हो सकते हैं। कुछ कोई वहाँ पे घर बनाना चाहता है, कोई कहेगा मॉल बना दो, कोई कहेगा गार्डन बना दो, कोई कहेगा इसके अंदर जो ग्राउंड में रिसोर्सेज़ हैं, उनको निकालो और उनका इस्तेमाल करो। Conflict among various sources of authority refers to conflict arising from people based on their claims of authority over something. ठीक है, ओके, तो ये आंसर सर ने पूरा नहीं लिखा। आगे चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि द डोमेन ऑफ गवर्नेंस इज रिडन विद अनसर्टेनिटीज, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नेंस लिखा है तो हम लिख देंगे इंटरनेट से, मतलब इंटरनेट का वो जो ई डिजिटल सर्विस होते हैं ना, तो उनमें मतलब कभी भी मतलब क्लाउड का क्रैश हो जाता है। एम्बिग्यूटीज़, इसका मतलब क्या होगा? एम्बिग्यूटी का मतलब वी कैन से दैट कि जो रूल्स हैं, है ना? जो रूल्स हैं और जो लॉज़ हैं उनके बीच में एम्बिग्यूटी है। रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बिग्यूटी है, सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट, है ना? तो ऐसी एम्बिग्यूटीज़ हैं। इन द सेम वे कुछ पैराडॉक्सेस भी हैं। ठीक है, पैराडॉक्स में लिख सकते हैं ना, मतलब पैराडॉक्स मतलब 2 डिफरेंट ओपिनियंस है, तो यहाँ पे ये लिख सकते थे, ये वाला यहाँ पे। एंड दिस कैन एट टाइम्स लीड टू टिमिडिटी एंड विथड्रॉल अमंग पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस में अनसर्टेनिटीज़ हैं, एम्बिग्यूटीज़ हैं और पैराडॉक्सेस हैं। तो उसकी पैराडॉक्स का मतलब ये है कि कहते हैं ट्रेनिंग में सिखाया कि आपके पास डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, काम पे जाके बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से काम करो, तो वैसा पैराडॉक्स। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ इनर करेज, जब ये सब होगा तो क्या काम आएगा? इनर करेज आएगा। जैसे ट्रेनिंग में सिखाया गया कि करप्शन नहीं करनी है, जब वहां गए तो पता चला कि संस्कृताइजेशन और थ्रू करप्शन जो है ये तो एक नॉर्म है, जी हजूरी, बख्शीश, ये सब तो कॉमन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होनी चाहिए? करेज होनी चाहिए, तो वही यहाँ पे पूछा। गवर्नेंस refers to managing the activities and tasks in day and day out, day to day life in accordance with set of rules and laws, ठीक है? It is written with certain things such as uncertainties, ambiguities and paradoxes. तो uncertainties of the future हैं, जैसे कि harmony और clash any course of future में occur। तो uncertainty है about law and order, ठीक है, governance में। ambiguities होती हैं जैसे कि टास्क एंड राइट एक्शन, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के बीच में डिलेमा है। कुछ पैराडॉक्सेस हैं जैसे कि वन एक्शन में लीडिंग टू इन्फ्लुएंस दैट अनइंटेंडेड, एग्जांपल मैटरनिटी लीव ही ली तो लीडिंग टू लेस हायरिंग ऑफ अ वुमन, ठीक है। दिस कैन लीड टू डीमोटिवेशन एंड विड्रॉल फ्रॉम टेकिंग प्रोएक्टिव अप्रोचेस बाय सिविल सर्वेंट। इन दीज मोमेंट्स इनर करेज कैन हेल्प टू ओवरकम दीज एम्बिग्यूटीज। कैसे? करेज होगी तो वो आपको होप देती है कि कल अच्छा होगा। करेज होगी तो आप डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में अ, मतलब आपको नेविगेट करने में हेल्प करती है। अगर आप करेज होगी तभी आप वैल्यूज़ ऑफ इंटीग्रिटी, लीडरशिप जो है उसके साथ आप अडायर कर पाओगे। करेज टू चेंज द प्रोसेस एंड मेकिंग द प्रोसेस एफिशिएंट। टेक ऑन टेक ऑन कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड सेटिंग एग्जांपल्स फॉर अदर्स। ठीक है। IAS Durga Shakti Nagpal was faced with several challenges. Sand mafia, among others, showed courage to dismantle them. Thus, ambiguities can be overcome if followed the path of courage. Gandhiji, with his courage to take on the British, is a gleaming example of this. ठीक है।
आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली ना क्या करते हैं नेक्स्ट आईएएस वाला, इनमें एक ही साथ में क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने इनको मतलब कट कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पे शायद कुछ मतलब इस सॉफ्टवेयर की वो होती है ना, कोडिंग इनको कुछ होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये 6 ए का है। टू फील फॉर अदर्स एंड लिटिल फॉर आवरसेल्फ, टू रिस्ट्रेन आवर सेल्फिश एंड एक्सरसाइज आवर बेनेवोलेंट अफेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ परफेक्ट ह्यूमन नेचर। यहाँ पे इसको ऐसे काट सकते हैं, टू फील फॉर अदर्स एंड लिटिल फॉर आवरसेल्फ, कि लोगों का ज़्यादा सोचना और हमारे लिए ज़्यादा, अपने लिए कम। और टू रिस्ट्रेन आवर सेल्फिश, कि मतलब खुद की नीड्स को रिस्ट्रेन करना। और एक्सरसाइज आवर बेनेवोलेंट अफेक्शन, कि सोसाइटी में देने की कोशिश, ज़्यादा सोचना लेने से ज़्यादा। तो ये एक इंसान को परफेक्शन ऑफ अ ह्यूमन नेचर है। ठीक है, ह्यूमन नेचर इज फिकल, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू आउटर सर्कमस्टांसेस एंड इट्स चेंजिंग वैल्यूज। A perfection of human nature is necessary to develop a character that cannot be shaken easily. Adam Smith in this context provide a path to form perfection in nature. जैसे feeling for others and later for self. जैसे कि having an empathetic attitude and serving others to attain the outcome of good society. ठीक है, restrain are selfish, मतलब selfish thoughts and values of greed lust needs to be restrained. एक benevolent affection होना चाहिए guided by selflessness to love towards others, जैसे कि निष्काम कर्म। These values to be achieved by humans as per Adam Smith can help in development of perfection of human nature. As per APJ Kalam, goodness in heart leads to goodness in action. This will make a human good. This will make a society good. This will bring peace in country, and this will bring peace and growth of the world. Therefore, nature of human must be continuously perfected to achieve good, peaceful and caring world. बहुत सिंपल, बहुत ही स्वीट लिखा है। आगे चलते हैं। वर्च्यूज लाइज नॉट इन पावर, सो डज वाइज। सॉरी, वर्च्यू लाइज इन आवर पावर, सो डज वाइज। तो ये कह रहे हैं कि पावर में ही वर्च्यू है और पावर में ही वाइस है। बिकॉज वेर इट इज इन आवर पावर टू एक्ट, इट इज ऑल्सो इन आवर पावर टू नॉट एक्ट। तो ये कह रहे हैं कि पावर में जब आप एक्ट करते हो, तो ये एक्शन वर्चुअस हो सकता है या फिर वाइस हो सकता है। इन द सेम वे जब पावर में आप इनएक्ट करते हो, मतलब आप कोई एक्ट नहीं करते, तो वो एक वर्च्यू हो सकता है, वो एक वाइस हो सकता है। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पावर में आप वर्चुअस कैसे एक्ट करते हो? हम अपने प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल ले सकते हैं, जिन्होंने इंडिया की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फाउंडेशन रखी, जब उन्हें पावर मिली। इंडिया का नहीं लिखना तो मैंडेला का एग्जांपल लिख दिया, कि जब वो प्रेज़िडेंट बने तो उन्होंने एक रेनबो डेमोक्रेसी बनाई। और यहाँ पे मुगाबे का एग्जांपल लिख दिया कि जब ये ज़िम्बाब्वे के प्रेज़िडेंट बने, तो इन्होंने सारी पावर को सेंट्रलाइज़ कर लिया और पूरी डिसेंट को क्रश किया। और घोस्ट, मतलब बेसिकली जो प्रिजन्स थी, उनको घोस्ट प्रिजनर्स के साथ फिल कर दिया। जब अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप इनएक्ट नहीं करते, आपके पास शक्ति है, तो वो एक वाइस है। इसका आप एग्ज़ाम्पल अगर लेना हो तो आप कह सकते हैं कि जो रशिया का ज़ार था, उसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो फ्रांस के किंग थे, क्वीन थे, उनका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। लोगों ने इनसे कहा कि हमें ब्रेड चाहिए, ब्रेड नहीं है खाने को, ब्रेड चाहिए। तो वाइफ इनकी जो क्वीन है वो कहती है, इफ यू डोंट हैव ब्रेड ईट केक। लोगों ने कहा रुको खिलाते हैं। है ना? तो वैसे करके, तो ये वाइस हो गई, ये मतलब दिस वाज़ वाइस, तो ये यहाँ पे भी होता है ना दोनों, तो ये हो गए वाइस, है ना? इन एक्शन, कि जब ज़ार ने और फ्रांस के किंग ने एक्ट नहीं किया, तो इट लेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रशियन रिवॉल्यूशन। या फिर ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी ऐसे हुआ, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश अमेरिकन्स को उनके पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे थे। तो फिर वो कहते हैं कि अब हम तो अपनी आज़ादी ले लेंगे। तो वैसे ही इनएक्शन वर्च्यू कैसे हो सकता है? गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ये कहा कि अब जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ये बंद हो चुकी है। नाउ वी विल नॉट एक्ट अगेंस्ट, मतलब नाउ वी विल नॉट डू एनी सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये क्या था? इनएक्शन हो गया। तो इट वाज़ अ वर्च्यू। और भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इनएक्शन का, वर्च्यू का। फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्धा जो हैं, ये जब इनको हेट दे रहे थे, तो उन्होंने एक्ट नहीं करा, तो ये भी क्या है? वर्च्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल श्री कृष्ण नॉट एक्टिंग ऑन द कर्स, मतलब
on what शिशुपाल was telling him for first 100 times. तो वो भी क्या है, वर्च्यू है इन एक्शन। ऐसे करके कुछ भी बना सकते हैं। ज़्यादा डीप चले गए, मुझे एक्सप्लेन थोड़ी करना। The power provides a human with capacity to act, with capacity to action and influence the action of others. According to Aristotle, virtue lies in our power, as power can help in taking tough decisions, positive changes in our society, influence the action of people, punishing the wrongdoers. However, power also leads to greed, freedom, and take immoral actions. This would lead to downward fall of the societal values. Ethical decisions not taken, power, lust, and greed takes over human consciousness. According to Aristotle, this leads to vice, and thus power is a tricky thing and needs careful handling. यहाँ पे लिखा है कि मैनेजिंग पावर correct correct actions, to take correct actions, strong values of integrity, honesty, and compassion to guide actions that power enables, not utilizing non-utilizing of power in a wrong way over people less fortunate, knowing the difference between correct and incorrect usage of power, power only as a means and never as an end. ठीक है, political leaders and civil servants have been given great power by the society to take decision on their behalf for their welfare. However, wrong usage leads to corruption, societal divisions, and inequality in society. Power along with power along with restraint and necessary power along with restraint are necessary. The proper system of checks and balances ensures its correct usage. ठीक है, तो यहाँ पे सर ने बेसिकली क्या करा है, जितने भी डायमेंशन हमने यहाँ पे खोले हैं सबको एड्रेस करा है, बट उन्होंने क्या करा है, अलग अलग नहीं किया है, पॉइंट्स में ही, मतलब 2.1 के लिख दिए वर्च्यू के, 2 पॉइंट वाइज के लिख दिए। ठीक है, तो अलग करना आई थिंक ज्यादा सही रहता। आई नो दैट आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। तो ये वही दिखाता है ना कि लाइफ लॉन्ग परस्यूट होता है। वर्च्यूज के बारे में हम लिख सकते हैं कि मतलब नॉलेज जो है एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट है, ऐसा नहीं होगा कि इट यू हैव अराइव्ड। ये एक बेसिकली डेस्टिन, मतलब एक जर्नी है जिसकी एंड को टर्मिनस है आपकी डेथ के साथ। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते सीखते इंटेलिजेंट होते रहते हो। तो इंटेलिजेंस रिफर्स टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द हैपनिंग्स अराउंड and ways to guide our action for the same. ठीक है, according to Socrates, knowing that we know nothing is important. This points to having a quality of humility. कि मतलब आपके अंदर ह्यूमिलिटी है कि भाई मुझे इतना आता है, मैं सब जानता हूँ, ऐसे नहीं, है ना। एक ह्यूमिलिटी है इन लाइफ एंड बीइंग क्लोज टू द ग्राउंड, ओपनिंग अप आवर माइंड टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। कि जब तक ये ह्यूमिलिटी नहीं होगी तब तक आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में को एक्सेप्ट नहीं करोगे। और यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे कि हमारा नॉलेज ऑफ यूनिवर्स है। पहले हमको लगता था कि अर्थ सेंटर में जियोसेंट्रिक है, अब कहते हैं कि नहीं हीलियोसेंट्रिक है। अब हम जब आगे एक्सपेंड करें तो हमको ऐसे कितने सारे स्टार्स दिख रहे हैं, हमको गैलेक्सीज दिख रही हैं, है ना। एंड फिर यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं कि मोस्ट हम्बल माइंड्स ऑफ आवर जनरेशन, चाहे वो न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, गांधी जी हो, मंडेला हो, ऑल हैड एन ओपन माइंड टुवर्ड्स द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। This open-minded and humility helps in gaining more knowledge, discovering and uncovering the new knowledge, childlike enthusiasm to learn things, changing our perceptions according to knowledge gained, keeping an open mind and being open to suggestions and opinions of others are important. तो इससे ये मिलता है आपको कि आप थोड़े से ओपन माइंडेड रहते हो। However, it is equally necessary to use our intelligence in times of need to change a situation of others, to change situation of other, to change situation of others and make their life better. एंड यहाँ से केस स्टडी स्टार्ट होती है जो कि